हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स 1961 की इस सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से मैं अनुभव तिवारी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कंटेंट पिछले वाली क्लास से एकदम ही रिलेटेड है, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिफाइन होती है, जिसमें ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होता है या फिर एनआरआई होता है। तो यहाँ पर हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स की बात करेंगे। वो इन्हीं 3 बेसिक टर्म्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसके पहले की क्लास उन स्टूडेंट्स ने अगर नहीं देखी है तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को अपना मेरी प्रीवियस वाली क्लास को देख करके कंप्लीट कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास गिवन है। तो हम आते हैं आज के कंटेंट के ऊपर, जिसमें हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज की बात करेंगे। सरल भाषा में समझे तो कब ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट और एनआरआई हमारे यहाँ के इनकम टैक्स एक्ट के दायरे में आ जाते हैं। इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 2 मेजर पार्ट हैं। इन 2 मेजर पार्ट को इधर का जो पोर्शन है ये बताता है राइट टू रिसीव इनकम। राइट टू रिसीव इनकम का मतलब कि आपने जहाँ पे वर्क किया है उस जगह से आपको राइट मिल जाता है इनकम को रिसीव करने का। सपोज करिए कि आपने अगर ये वर्क लखनऊ में किया है, अगर आपने ये वर्क लखनऊ में किया है किसी भी तरह का, तो राइट आपका जो जनरेट हो गया वो लखनऊ में ही हो गया। अब डिपेंड ये करता है कि इस मनी को आप अपने ऑफिस से उसी दिन वहीं से रिसीव करते हैं या उसी प्लेस से रिसीव करते हैं या फिर आप कहीं और से। तो ये जो बेसिक कंडीशन है ये कहीं ना कहीं बेटा प्लेस को डिफाइन करती है, जिस प्लेस से आपने वर्क किया और काम शुरू हो गया। और ये कंडीशन जो डिफाइन करती है वो आपके उस टाइम और प्लेस को डिफाइन करती है जहां पर आपने इनकम को रिसीव किया। लखनऊ में आपने वर्क किया, राइट आपका जनरेट हो गया, आप दिल्ली में गए, दिल्ली में जाकर के आपने रिसीव किया। तो 2 अलग अलग बातें हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि लखनऊ में वर्क किया, लखनऊ में ही उसका मनी रिसीव कर लिया। दूसरी बात, लखनऊ में वर्क किया, लखनऊ के बाहर रिसीव कर लिया। तीसरी बात, इन्हीं के और कॉम्बिनेशन। तो इन्हीं कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से समझते हैं उनको आप समझ देखिए। एक पोर्शन है रिसीव्ड। तो रिसीव्ड क्लियर है, आप कहें हाँ सर समझ में आ गया, कैश फॉर्म जो हमारी पॉकेट में आया उसको हम रिसीव कहते हैं। तो जो रिसीव्ड है उसके साथ में हमें यहां पर भी समझना होगा डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अब आप कहेंगे सर ये क्या भला है। देखिए, हम किसी को अगर कहें, मैं लेमैन लैंग्वेज वर्ड यूज करता हूं कि ये मेरा भाई है, और दूसरे को कहें ये मेरे भाई जैसा है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। सेम यही इधर के पार्ट में गिवन है, सेम वैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस गिवन है। रिसीव्ड समझ लीजिए भाई है, ये भाई जैसा है। क्यों ऐसा डेवलप किया गया उसको देखिए। जैसे रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड अगर इंडिया में होगा तभी तो बेटा वो टैक्सेबल होगा। मगर अगर हम फॉरेनर की बात करें तो फॉरेनर में ये चीज इंप्लीमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि रिसीव्ड में रिसिप्ट ऑफ इनकम है ऑन द फर्स्ट ओकेशन। फर्स्ट ओकेशन को ही इसमें बेटा माना जाता है। तो जो फॉरेनर है तो वो तो यहाँ पर कैसे रिसीव करेगा, उसने तो मनी कहीं और रिसीव कर लिया। तो अब ऐसी कंडीशन में इंडिया में उसके ऊपर टैक्सेबल अमाउंट किस तरह यूज हो, तो ऐसे पार्ट के लिए डीम्ड टू बी रिसीव्ड का इसका एक्सटेंशन किया गया। तो डीम्ड टू बी रिसीव्ड के केस में हम 5 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। यहाँ पे सारे पॉइंट्स अभी नहीं, अभी आता हूं मैं इन पॉइंट्स पे, आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँ, घबराइए नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं। तो डीम्ड टू रिसीव के लिए ये 5 हमारे पास कंडीशंस हैं, जिसमें मान लिया जाता है कि ये अमाउंट रिसीव्ड हो गया। ये रिसीव के केस में हो गया। जनरेशन ऑफ राइट का केस कब होता है? तो जनरेशन ऑफ राइट के लिए सिंपल सा वर्ड अक्रू और अराइज। तो ये पहली नजर में देखते हैं तो आसान है। जैसे सपोज करिए कि मैंने आपके ऑफिस में काम किया, अब मुझे वहां सैलरी मिलनी चाहिए, तो वो हो गया राइट टू रिसीव इनकम। यहां से हमें सैलरी रिसीव होनी चाहिए। फिर वही लॉजिक, ये भाई है, ये भाई जैसा है। तो हर बार ऐसी कंडीशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है कि ये राइट टू रिसीव जनरेट हो गया है, मींस डीम्ड। तो डीम्ड टू अक्रू और अराइज, तो ऐसी कंडीशन है जिसमें मान लिया जाता है, ये 7 कंडीशंस हैं जिसमें मान लिया जाता है कि अराइज और अक्रू हो चुका है। तो इसमें से जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है वो बेटा ये 2 पार्ट हैं जिनमें हमको समझना होता है कंडीशंस। कब डीम्ड टू भी रिसीव हो जाता है मतलब भाई जैसा है, ये भी
कब डीम्ड हो जाता है अक्रू और अराइज के लिए, इसकी 5 कंडीशन हम समझते हैं और इसकी अभी हम लोग 7 कंडीशन समझेंगे। फिर इसके बाद में इसको किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है उसके ऊपर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। नंबर 1 हम बात करते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये हमारा टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। किस केस में? रेसिडेंट के केस में, मतलब अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, क्योंकि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी होता है, तो ऐसी कंडीशन में टैक्स के केस में क्या वर्क किया जाएगा। तो ये ABC 3 कंडीशंस हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा, इसको ईजी तरीके से बताऊँगा। बस आपको ये ध्यान देना है थ्योरेटिकल में कि ये ABC अगर थ्योरी आंसर हो तो आपको इसको एग्जैक्टली लिखना होगा। इसमें से एक पॉइंट आपको बताता हूँ, इज रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड। जैसा मैंने बताया कि कैश फॉर्म में आपको मिल गया या फिर ये मिल सकता है, माना गया इन इंडिया इन सच ईयर बाय ऑन बिहाफ ऑफ सच पर्सन। बाय का मतलब है कि वो खुद ही रिसीव कर ले या फिर उसकी तरफ से कोई एजेंट हो। जब ऑन बिहाफ होता है तो इसका मतलब कि उसकी तरफ से कोई एजेंट है जो रिसीव करे। तो चाहे वो अक्रूड हुआ हो, चाहे वो अराइज हुआ हो, कहीं पर भी, तो अगर इंडिया में रिसीव्ड हो गया मतलब टैक्स लायबिलिटीज आपकी अराइज हो जाएगी। देन बी, अक्रूड और अराइज इज डीम्ड, तो चाहे वो अक्रू हो चाहे वो अराइज हो, मतलब उसका राइट, और या फिर डीम टू बी अराइज या अक्रू हो इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर वेदर रिसीव्ड एनीवेयर। तो इन दोनों पॉइंट को समझ लीजिए। फर्स्ट ये कहता है कि आपने इंडिया में रिसीव किया चाहे जहां पर उसका राइट आपको मिल रहा हो। तो ये पॉइंट कहता है राइट आपका इंडिया का है, भले ही आपने कहीं रिसीव्ड किया हो, आपको इसको टैक्स लायबिलिटीज में रख लेना है। देन इंसिडेंट टैक्स, तो ये जो पॉइंट्स हैं थोड़ा डिफिकल्ट आपके लिए हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको सी पॉइंट पे लाता हूँ। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ए और बी तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कॉमन रहता है, मगर ये सी पॉइंट आपको ध्यान देना है। इसके लिए ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ये एक शर्त है कि अगर अक्रू हो या अराइज हो तो वो तभी लायबल होगा जब वो बिजनेस, किसकी बात हो रही है, जिस बिजनेस में वर्क कर रहा है, बिजनेस के लिए वर्ड यूज होगा कंट्रोल, इंडिया से कंट्रोल हो रहा हो, या जो प्रोफेशन है वो सेटअप हुआ हो कहाँ से, इंडिया से हो, तभी आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट में टैक्सेबल लायबिलिटीज़ को अराइज करते हैं। अनराई की तो बात ही नहीं है, अभी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी की बात हो रही है। इसको समझने के लिए मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा रिसीव्ड। तो रिसीव्ड टर्मोलॉजी को ध्यान से देखें। द टर्म रिसीव्ड मीन्स द रिसिप्ट ऑफ इनकम ऑन द फर्स्ट ओकेजन। इनकम को रिसीव कर लेते हैं तो वो टैक्सेबल है। द प्लेस ऑफ इट्स रिसिप्ट शैल बी द प्लेस वेयर इट इज रिसीव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने लखनऊ में वर्क किया तो लखनऊ में अगर आपने इंडिया में ही लखनऊ में आपने रिसीव कर लिया तो ये रिसीव्ड माना जाएगा, नॉट ए प्लेस ऑफ इज रिसीव्ड ऑन सब्सिक्वेंट। पहली बार जहाँ वर्क किया तो ये रिसीव्ड काफ़ी इजी होता है, आपके हाथ में पैसा आ गया उसी को ही रिसीव्ड मान लिया जाता है। मगर अब डीम टू बी रिसीव्ड की ज़रूरत क्यों है, मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको समझना ज़रूरी है। उसके लिए ये अंडरलाइन की हुई लाइन दी है, द फॉरेन इनकम ऑफ अ नॉन रेसिडेंट इज़ नॉट टैक्सेबल इवन इफ इट इज़ रिमिटेड टू इंडिया। क्योंकि जब फॉरेन में इनकम रिसीव्ड हो गई है तो वो इंडिया का बंदा ही नहीं है, तो टैक्सेबल ही नहीं हो सकती। तो इसीलिए डीम्ड टू बी रिसीव्ड टर्म को समझना जरूरी होता है। तो डीम टू बी रिसीव्ड टर्म में मैंने आपको बताया था कि मैं 5 पॉइंट्स कवर करूंगा जो कि सेक्शन 7 और 8 में गिवन है। फर्स्ट पॉइंट, ये एग्जैक्टली आप रिसीव नहीं करते हैं, ये एग्जैक्टली आपके पास पॉकेट में नहीं आता है, मगर ये मान लिया जाता है कि पॉकेट में आया है, मतलब ये भाई नहीं है मगर भाई जैसा है। तो इसके फर्स्ट पॉइंट में द एनुअल एक्रीशन टू द अकाउंट, ये बात करता है किस चीज़ की, पहले मैं रीड कर देता हूँ। द एनुअल एक्रीशन टू द अकाउंट ऑफ एनी एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर किसी तरह एनुअल इंक्रीमेंट होता है तब वो एज्यूम किया जाएगा कि ये एम्प्लॉय वाला पार्ट जो है वो टैक्सेबल है। इट इज़ नॉट एक्चुअली रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय बट इट इज़ डीम्ड टू बी रिसीव्ड। ये एग्जैक्टली तो नहीं आता मगर ये एज्यूम होता है कि ये इनकम का आपके पार्ट है। सर इसका कुछ मतलब समझ में नहीं आया, आप कहेंगे, तो बेटा सपोज करिए कि आपको सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज़
एम्प्लॉयर उसमें से 500 रुपीज़ जो है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के काट लेता है। आप तुरंत कहेंगे सर 9500 हमको मिले, तो बेटा 9500 आपको जो मिले हैं वो एक्चुअल फॉर्म में है, खाली उसी को ही टैक्स के दायरे में नहीं रखा जाएगा, पूरे 10,000 रुपये लिए जाएंगे, क्योंकि 500 भी आपका ही इनकम का एक पार्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के लिए बात करता है, और जो सेकंड पॉइंट है वो अनरिकॉग्नाइज, देखिए अंडरलाइन कर रखा है दिस वन, ये अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, मगर दोनों में डिफरेंस है। जो अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ट्रांसफर बैलेंस है। अभी आगे जब सैलरी का कंटेंट आएगा तो वहां पर इसको हम लोग काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर इसका टर्म इतना ही समझ लीजिए कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो ट्रांसफर बैलेंस का पोर्शन होता है टैक्सेबल, वो ऐड कर लिया जाता है। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड पे आते हैं डिविडेंड। यहाँ थर्ड पे डिविडेंड को समझिए। डिविडेंड दो तरह से होता है, एक प्रपोज डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड का पार्ट है, एक इंटरिम डिविडेंड। तो जो सिंपल डिविडेंड है उसके लिए जब बात होती है तो देखिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है, डिविडेंड इज टू बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन द ईयर इन विच डिक्लेयर्ड। कब? जब डिविडेंड है वो डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने का मतलब कंपनी ने आपको पे नहीं किया, आपकी पॉकेट में वो नहीं आया, मगर कंपनी ने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तब ये मान लिया जाता है कि आपको मिल गया। मगर इंटरिम डिविडेंड क्योंकि दूसरा टर्म है उसको जो है ऐसे नहीं मानते। तो इंटरिम डिविडेंड, ये इसकी बात कर रहा हूं, दिस वन जो इंटरिम डिविडेंड है उसके लिए इज टू बी द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर इन विच इट इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। तो इंटरिम डिविडेंड जब शेयर होल्डर्स के जेब में आ जाएगा तब जा करके उसको इनकम में रखा जाता है, जब बल्कि डिक्लेयर होने पर सिंपल डिविडेंड आ जाता है। अब मन में आता है सर ये इंटरिम डिविडेंड क्या है? बेटा डिविडेंड जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग, कंपनी में शेयर होल्डर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उससे पास होकर के पे किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज्ड करते हैं, तो ये सिंपल डिविडेंड हो गया। कभी कभी बिजनेस में एक्सेस प्रॉफिट हो जाता है या फिर डायरेक्टर्स उस प्रॉफिट की वजह से या किसी भी और वजह से मार्केट में मान लीजिए शेयर के रेट इंक्रीज करने हैं, उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो एजीएम के अलावा भी अगर डिविडेंड, दो एजीएम के बीच में अगर डिविडेंड पे हो गया वो इंटरिम डिविडेंड है। तो यहाँ पर डिविडेंड को भी इसमें ऐड कर लिया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं स्मॉल भाषा में कहूँ तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं, ये है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। दूसरे को आसान भाषा में कहूँ तो ये है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तीसरे को अगर मैं कहूँ तो ये रिलेटेड है डिविडेंड से। इस तरह से आप लोगों को याद रहेगा कि ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था, ये अनरिकॉग्नाइज था, डिविडेंड था। फोर्थ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब आपको पैसा दिया जाता है तो टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, फिर आपको मनी देते हैं। ऐसी कंडीशंस कई बार आती है। सपोज करिए कि आपने जॉब करी और आपको 10,000 रुपये फिर से मिल रहे थे, उस पर टैक्स एज्यूम करिए कि 1,000 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट कर लिया गया, तो आपके हाथ में 9,000 आएंगे। तो आप कहेंगे सर 9,000 आए हैं, मगर ऐसा नहीं है, वो टीडीएस का पार्ट हो गया, हमको टोटल ग्रॉस वैल्यू लेनी है। यहाँ पर नेट वैल्यू हो जाएगी 9,000, मगर हमको लेनी कितनी है? 10,000 पूरी ग्रॉस वैल्यू। फिफ्थ पॉइंट है वेयर एन इंडिविजुअल हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004। और देखो यहाँ पर एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्प्लॉयड, ये एक बात करता है, ठीक है, ऑन और आफ्टर इसके बाद की बात हो गई। और एनी अदर एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयर हैज़ कंट्रीब्यूटेड इन द प्रीवियस ईयर टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम। तो अभी आप इतना ही समझिए कि पेंशन स्कीम के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूशन है तो वो भी एज्यूम माना जाता है। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट्स आपके होते हैं जिसमें हम डीम टू बी रिसीव्ड की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जैक्टली रिसीव नहीं है, मगर ये 5 कैटेगरीज डीम टू रिसीव्ड के लिए आती है। आपके थ्योरी के लिए आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड बात मैंने आपको बताई थी अराइज, उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अक्रू हो या अराइज हो, अंडरलाइन देखिए किया, राइट टू रिसीव द इनकम। यहाँ पर इनकम जो है वो आपको रिसीव नहीं हो रही, उसका राइट आपको मिला है कि हाँ इस इनकम के आप मालिक हो गए हैं। तो जिस जगह से ये राइट स्टार्ट होगा उसके लिए हम अक्रू वर्ड यूज़ करते हैं। मगर इसका भी एक्सप्लेनेशन डीम्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। डीम टू अक्रू और अराइज, किस कंडीशन में ये माना जाता है कि राइट हो गया। द वर्ड डीम टू अक्रू और अराइज मीन्स that the income has actually not accrued
और अराइजन इन इंडिया बट इट इज डीम्ड टू बी अराइज, मतलब ये भाई नहीं है, ये हमारे भाई जैसा है, एक्चुअल में तो अराइज नहीं हुआ मगर अराइज जैसा माना जाता है। सेक्शन 9 इसको एक्सप्लेन करता है, इसके कंडीशन जो कि 7 थे। पहले मैं नंबर 1 की बात करता हूँ। इनकम इज डीम्ड टू बी अराइज और अक्रू इंडिया इफ इट इज अक्रू और अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। किस कंडीशन में? ये 4 कंडीशन है, ज़्यादा समय नहीं लेगी क्योंकि प्रैक्टिकल आपको बताना है। देन सेकेंड है सैलरी अर्नड इन इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। इस कंडीशन में इसका ना सैलरी अर्नड, आपने जॉब करी इंडिया में और पैसा यहाँ पे अर्न किया मगर रिसीव करते हैं जा करके नेपाल में, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। सेकंड, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस आउटसाइड इंडिया। जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसने गवर्नमेंट के यहाँ जॉब कर ली गवर्नमेंट की तरफ से अब्रॉड में, मान लो अमेरिका में, उसको पेमेंट जो दिया जाएगा, तो आप ये नहीं कहेंगे अरे जॉब तो अमेरिका में करी, काम अमेरिका में किया तो राइट तो उसका अमेरिका में होता है, तो यहाँ पे कैसे अराइज है? तो बेटा ये एक्सटेंशन ऑफ गवर्नमेंट राइट हो जाएंगे। गवर्नमेंट का स्कोप इतना ज़्यादा हो गया कि आप इंडिया के ही पार्ट माने जाएंगे। अगर इंडियन एम्बेसी में आप वहाँ वर्क करते हैं तो वो इंडियन सिटी का सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो आप यहीं पे काउंट किए जाएंगे। देन नंबर 4, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी। ये आउटसाइडर्स के लिए है, इंडिया में नहीं है। ये आउटसाइडर्स, क्योंकि इंडिया पे अगर डिविडेंड होता है तो वो रिसीव्ड पोर्शन में आ जाए, क्योंकि इंडिया में रहकर आप रिसीव्ड कर रहे हैं मगर इस जगह पर आपका कोई एजेंट है उसको दिया जा रहा है। देन 5th है इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। सपोज करिए कोई फॉरेनर है, उसने इंडिया में किसी को लोन दे रखा है, उसके ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंडिया तो आया नहीं मगर इंटरेस्ट तो फॉरेन में रिसीव करेगा ना, तो वो भी यहीं पर ही अक्रूड माना जाता है इनकम का पार्ट। देन इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी। कोई एसेट्स है, कोई टेक्नोलॉजी है जिस पे अगर एक बात करी गई है रॉयल्टी की, तो मगर ध्यान देना कि ये इंडियन गवर्नमेंट वाला पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इनकम फ्रॉम रॉयल्टी शैल बी डीम्ड और एक्रू अराइज इफ इट इज पेबल बाय इंडियन गवर्नमेंट। देन पॉइंट नंबर 7, ये इनकम है टेक्निकल सर्विसेज के लिए। अगर आपने गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल सर्विसेज का असिस्ट किया है, मान लीजिए कि कंपनी को कोई कंप्यूटर से रिगार्डिंग वर्क करना है और टेक्नोलॉजी आप अब्रॉड में बैठ करके दे रहे हैं, उसका पेमेंट लेंगे तो वो यहीं पे ही अक्रूड मानी जाएगी। ये चार्ट 8 पॉइंट जो पहले पूरे थ्योरी के थे उनको बहुत ढंग से कवर अप करता है। तो इसमें हम नंबर 1 की बात करेंगे। नंबर 1, इनकम रिसीव्ड। देखिए अंडरलाइन कर दिया है। इंडिया में अगर इनकम रिसीव्ड हो गई तो आपका कोई भी स्टेटस हो आपको टैक्स देना ही देना है। जैसे आप चाहें रेसिडेंट हो एक स्टेटस तो भी टैक्स देना है। देखिए यस, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है तो भी आप टैक्स के दायरे में आएंगे, एनआरआई हैं तो भी आप आएंगे। किस सिचुएशन में? अगर आप इंडिया में आकर के इसको रिसीव करते हैं, चाहे ये मनी अमेरिका में आपने अराइज किया हो इसका राइट, मगर इंडिया में आ गया, रिसीव हो गया, तो ये तीनों केस में टैक्सेबल होगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, तो देखिए यहाँ पर रिसीव नहीं किया है मगर यहाँ पर ही मान लिया गया है कि इंडिया में रिसीव्ड है, मगर मैं हिंट फिर आपसे दे रहा हूँ, रिसीव्ड अगर लगा है इंडिया के अंदर तो आप हर कंडीशन में टैक्स देंगे, चाहे आप रेसिडेंट हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो और चाहे एनआरआई की पोर्शन ऑर्डिनरली हो, सब में आप आ जाएंगे काउंटिंग में। पॉइंट नंबर 3, इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग इन इंडिया। इसको बहुत ध्यान से समझिए कि अगर इंडिया में 2 ही बात मैंने बताई थी, या तो वो रिसीव्ड हो रहा होगा या तो जो है उसका राइट जनरेट हुआ है। तो इंडिया में अगर उसका राइट जनरेट हुआ है, भले ही आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में हो उसको कैश में रिसीव करें तो भी ये टैक्सेबल है, तीनों ही केस में। ठीक उसी तरीके से ये 4th वाला पॉइंट है, इसमें भी राइट डायरेक्टली तो नहीं मगर डीम टू बी राइट अगर जनरेट है तो बेटा ये भी इसके लिए टैक्सेबल चारों केस में होगा। तो अब आप कहेंगे सर इंडिया से एक बार डायरेक्टली लिंकअप कैसे? तो बेटा देखिए ये रिसीव्ड है, इंडिया में रिसीव्ड, डायरेक्टली लिंकअप। डीम टू बी रिसीव्ड है, देखो इंडिया के अंदर है, इन इंडिया, तो यहाँ पे भी देखो इन इंडिया है, इंडिया में रिसीव्ड, यहाँ भी देखो इंडिया में रिसीव्ड है, इन इंडिया। तो अक्रूइंग भी देखो इन इंडिया, डीम टू बी अक्रूइंग वो भी देखो इन इंडिया। तो अगर इन इंडिया है भारत के अंदर, रिसीव्ड हो, डीम्ड रिसीव्ड हो, अराइज हो या डीम टू बी अराइज हो इन इंडिया, अगर इन इंडिया है तो आपको आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो वेदर रिसीव्ड हो बाहर या कुछ हो, अगर इन इंडिया आपको दिखाई दे जाता है तो वो चारों केस में टैक्सेबल है।
अब टिपिकल कहाँ से होता है? फिफ्थ पॉइंट से। फिफ्थ पॉइंट को देखिए, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड अराइजन आउटसाइड। अभी तक देखो मैंने इन बोला था ना, इन का केस। तो ये जो चारों केस हैं, ये चारों केस इन इंडिया है। क्वेश्चन में पढ़ते ही आपको जैसे इन इंडिया अगर दिखाई दे गया तो हर केस में टैक्सेबल है। मगर ये जो बाकी के आपके केस है, इसमें इससे देखिए डिफरेंस थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देगा। जैसे इनकम रिसीव्ड और अक्रूड, तो चाहे बेटा रिसीव्ड और अक्रूड, मगर देखो वर्ड क्या है? आउटसाइड इंडिया। तो अगर आउटसाइड इंडिया है तो इस हालत में सिर्फ आपको रेसिडेंस जो होता है और नहीं रेसिडेंट वो टैक्स देता है। मगर ये भी यस लिखा है, इसको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट से समझिएगा। आउटसाइड इंडिया के केस में नॉट ऑर्डिनरली तभी टैक्स देता है, देखिए अंडरलाइन है, जब बिजनेस कंट्रोल इंडिया से हो रहा हो या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है। मतलब डायरेक्ट वो बिजनेस अब्रॉड का नहीं है, वो इंडिया से कंट्रोल होता है, उसकी मैनेजिंग बॉडी इंडिया में होती है। तो इस हालत में उस पर टैक्स अगर इन इंडिया नहीं है और अगर ये आउटसाइड इंडिया है, तो आउटसाइड इंडिया के केस में आप देखिए कि क्या चीज़ दे रखी है, यहाँ पे सेटअप इन इंडिया है और ये सेटअप आउटसाइड इंडिया है। कहने का मतलब कि जब इंडिया से बिजनेस कंट्रोल हो, ये बेटा तभी यस होगा। और अगर इंडिया से बिजनेस कंट्रोल ना हो, प्रोफेशन कंट्रोल ना हो, फॉरेन से हो रहा हो, तो ये बेटा नो हो जाएगा। ठीक, और बाकी ये चारों कंडीशन में नो है। बहुत ही आसान तरीका है एनआरआई के लिए कि जब भी एनआरआई की कंडीशन हो और वो रिसीव्ड इन इंडिया हो, एनआरआई की कंडीशन हो और उसमें रिसीव्ड इन लिखा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको टैक्सेबल दायरे में ले आइएगा। और एनआरआई कंडीशन में अगर रिसीव्ड नहीं लिखा है, आउटसाइड है, तो आप उसको हमेशा नो करिएगा, वो दायरे में नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 के ऊपर आते हैं। ये भी आउटसाइड हो गया, फिफ्थ भी मैंने आउटसाइड बता दिया, सेवंथ भी देखिए आउटसाइड जरूर लिखा होगा। इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया, तो ये इंडिया से बाहर हो रहा है। मैंने बोला था आउटसाइड हो, तो देखो आउटसाइड में नो, आउटसाइड में नो। ये 8 वाला पॉइंट थोड़ा सा बच्चों को देर समझ में आता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इनकम अक्रूड और अराइजन एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेन में ही हुआ है, फॉरेन में ही उसको रिसीव किया गया है, मगर वर्ड क्या? इन अर्लियर ईयर्स। हम क्योंकि प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना बेटा, तो ये अर्लियर ईयर्स है, पिछले साल से पहले वहीं पर रिसीव हो गया फर्स्ट टाइम, तो इसलिए तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल नहीं होगा। तो यहाँ का मतलब है हम प्रीवियस ईयर की इनकम को लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर की इनकम नहीं है, उसके पहले की इनकम है जो कि रिसीव हुआ है, इसलिए ऐसा इस पे काम किया जाता है।